के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और जो कांग्रेस कटघरे में भी खड़ा करती रही है बीजेपी को, कि साहब बीजेपी का हाल वो है कि ये तो नाखून कटाकर भी शहीदों की फहरिस्त में खुद को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वाह दीदी जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम था, उस लड़ाई में दूर दूर तक कोई योगदान नहीं है। तो आपके पुरखे, जैसा कि अभी कह रहे थे यहाँ पर प्रोफेसर रविकांत, अंग्रेजों के चरणों में बैठे हुए थे। गजब बेइज्जती है। तो वो कमी पूरी करने के लिए अब ये इतिहास का विश्लेषण किया जा रहा है, या फिर ये कोरी राजनीतिक कल्पना है? के शर्मा जी, आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमाना जी, सर्वप्रथम तो ये मैं कह दूं कि ये विभाजन की विभीषिका दिवस, यह देश के युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है ये जानना कि ये देश किस तरह आज़ाद हुआ और किन शर्तों पर आज़ाद हुआ, किन कीमतों पर आज़ाद हुआ। पूरी शक्ति के साथ फेंको। अभी इन्होंने, मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य पॉलिटिशियन हूँ और मैं अपनी बात आज के तर्क तथ्य के आधार पर रखता हूँ। आपके करोड़ों दर्शकों के सामने और आपके पूरे पैनलिस्ट के सामने मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि ये कहते हैं कि आज़ादी में आपका कोई योगदान नहीं, ठीक है साहब, हम एक बार के लिए आपकी बात मानते हैं। आप ये कहते हैं कि साहब देश को बंटवारा किया मुस्लिम लीग ने और इनकी पार्टी के जो समर्थक विंग थे उन्होंने करा दिया। हिंदू महासभा का नाम लेते हैं वो, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। नहीं दीदी, वाह दीदी तो हाँ, तो मैं आपको बताता हूं सर, हिंदू महासभा यदि इतनी ताकतवर थी उस समय कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर देश के दो टुकड़े कर सकते थे, तो फिर देश का प्रधानमंत्री नेहरू कैसे टपक के बने? मुझे समझाइए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। यदि इतने ताकतवर थे हम कि हम यदि देश का दो बंटवारा कर सकते थे, यदि हम लाखों हिंदुओं की उस दौर में जो कत्लेआम हुए, ये सब कुछ जो हुआ, तो उस समय के देश का पहला प्रधानमंत्री तो हिंदू महासभा का होता, या हमारा होता, या आरएसएस का होता, कांग्रेस कहां से होती? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये बात आपने बहुत सही कही है। मैं आपका ये सवाल जो है वो रखूंगी दूसरी तरफ पैनलिस्ट के सामने। लेकिन अभी मुझे कहने नहीं, आप ही से मेरा सवाल है, आप ही से मेरा सवाल है, बिल्कुल आप ही से मेरा सवाल है सर। रुको जरा, सबर करो। आप अच्छी बात रख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि आपने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि साहब मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा अगर ये इतने ज्यादा ताकतवर थे तो फिर पहले प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू कैसे बन गए? ये वाजिब सवाल है, मैं रखूंगी। लेकिन एक सेकंड, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं सर, क्या इसको नकारा जा सकता है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा यही दोनों वो थे जो उस समय हिंदुस्तान के अंदर द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है उसकी चिंगारी को हवा दे रहे थे? उसमें चाहे वीर सावरकर हो या फिर मोहम्मद अली जिन्ना हो, दोनों कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान तो साथ साथ रह ही नहीं सकते। दोनों हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की, दो राष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। उस जमाने के अंदर यही चल रहा था। आप बोल। नहीं रोमाना जी, बिल्कुल ये एक तथ्य गलत है। अच्छा, ये इतिहास जिन वामपंथियों का लिखा हुआ है, ये इसमें इस तरह से रंगा गया, ये तथ्य नहीं है। क्योंकि मैंने उदाहरण में कहा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बना, मुस्लिम लीग उस समय जिन्ना जो है वहां के हेड ऑफ स्टेट बने, तो भारत के हेड ऑफ स्टेट वीर सावरकर होते। ये कैसे होता कि नेहरू के आ जाते? एक्चुअल स्थिति ये है, सही तथ्य है, कांग्रेस ने वह दोहरा चरित्र इस देश के लिए निभाया, क्योंकि उनको उसमें से अपने को नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए उसमें इस तरह के अंग्रेजों से समझौता किया नेहरू ने। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है सर। ये साजिश सर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी नहीं समझ पाए। मतलब जो आप साजिश बता रहे हैं, अभी देश के सामने रख रहे हैं, ये हो गई। मतलब बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी ये साजिश नहीं देख पाए सर उस समय। चीटिंग करता है तू। रोमाना जी, मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, ये तो इतिहास में लिखा है ना, कि जब कार्य समिति में यहाँ के देश के प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई कांग्रेस कार्यकारिणी में, तो नेहरू को कितने वोट मिले? ये तो तमाम पुस्तकों में उल्लेख है।
एक भी वोट नहीं मिले, पर नेहरू बने ना। ये क्या महात्मा गांधी जी को जानकारी नहीं थी? सबसे ज्यादा वोट वल्लभ भाई पटेल को मिले, इसके बावजूद नेहरू बने ना। क्या यह सत्य नहीं? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि उस समय ये पूरा जो जिस तरह के जो कुतर्क हैं, जो कांग्रेस गढ़ती है, जो वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास में अपने पक्ष से दर्ज किए हैं, क्योंकि उनको हिंदू सनातन ताकतों से डर था, वो जानते थे इस बात को। ये क्या कारण था कि जिस दिन हम भारतीय जनसंघ बना, नेहरू का स्टेटमेंट क्या है जनसंघ के लिए? ये सांप्रदायिक पार्टी है। हम संघर्षों से, हम जम्मू कश्मीर के संघर्ष से पैदा हुए। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। अभी तक हम गलत इतिहास पढ़ रहे थे राजकुमार भाटी जी। आपने सुना के शर्मा जी को, और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हिंदू महासभा नहीं, ये दरअसल उधर की तरफ जिन्ना थे और इधर की तरफ नेहरू थे, और इनके चक्कर में देश बढ़ गया। आइए भाटी साहब। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। नहीं, हम गलत इतिहास नहीं पढ़ रहे थे, हम बिल्कुल सही इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन आरएसएस और ये जो कांग्रेस का षड्यंत्र था, मैंने ये नहीं कहा। नकारने के प्रयास करते हैं, क्योंकि इतिहास में इनके पास गर्व करने लायक कोई क्षण है नहीं। ये हमेशा जब भी इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो इन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इनका जो अतीत है वो इतना काला रहा है, इतना आपराधिक अतीत रहा है कि ये उस इतिहास को बदलना चाहते हैं। शर्म करो, शर्म। योगी जी ने 3 बिंदु उठाए, मैं तीनों बिंदु चाहता हूँ। पहली बात तो गाली गलौज करने वाला आदमी तो अपना अतीत देख। गाली गलौज करने आदमी को चुप करो। चित्रा जी, इस बदतमीज आदमी को चुप करो। हाँ, मैं जानता हूँ तू गाली गलौज करेगा। चित्रा जी, तेरी औकात इतनी है मां। चित्रा जी, मैं बोलूं, तू ब्राह्मणों को गाली देगा, तू जाट गुजरों को गाली देगा। एक सेकंड, यही करे। प्लीज। कौन है ये पागल आदमी? एंकर स्टूडियो में रोमाना इसार खान में बैठी हुई हूँ भाटी साहब, ठीक है। के शर्मा जी जरा सा रुकिए, भाटी साहब अपनी बात रखिए और संयम के साथ प्लीज अपनी बात रखिए, और बीच में प्लीज एक दूसरे को टोकिए मत, प्लीज बीच में एक दूसरे को टोकिए मत, प्लीज। आइए भाटी साहब, अपनी बात रखिए संयम के साथ। आइए, प्लीज आइए। कि कहीं अभी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो शुरुआत ही करी बोलनी, इसने गाली गलौज शुरू कर दी इस आदमी ने, बदतमीज आदमी ने। शर्मा जी प्लीज क्यों, क्या ऐसा सोच चलेगा? आप बोल रहे थे, बीच में किसी ने नहीं अरे टोका। तू बदतमीज होगा, तेरा बाप बदतमीज होगा। पे मत आइए, तू बदतमीज होगा, तेरे संस्कार बदतमीज के शर्मा जी, ये क्या तरीका है बात रखने का? तू तड़ाक क्या होती है? कैसे बदतमीज किसी को बोल सकते? तू तड़ाक क्या होता है? आप रोकिए उनको। तू तड़ाक क्या होता है? मुझे उनको रोकिए सर, एक सेकंड प्लीज। क्या तू तड़ाक होता है? आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, भाटी जी भी सुन रहे हैं सर। अब तू तड़ाक मत कीजिए, तू तड़ाक मत कीजिए सर, तू तड़ाक मत कीजिए सर, क्यों नहीं बोलूं मैं? प्लीज सर, तू तड़ाक मत कीजिए, प्लीज सर, तू तड़ाक मत ये कीजिए। आपके चैनल को सहारा लेकर मुझसे दूर बैठा है, मेरे सामने होता तो सिर पे इतने जूता रसीद करता। बैठ नहीं सकता है आदमी। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? अरे तो भैया, तू गुंडागर्दी होगा, गुंडा अपने घर का। सर, ये क्या जबान है? तू तड़ाक वाली, क्या जबान है सर? तू गुंडा कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं आप किसी को, तू तड़ाक कर रहे हैं, ये कौन सी जबान है सर? ये कौन सी जबान है? राजकुमार भाटी जी का कनेक्शन कट चुका है, पहले कनेक्ट करवाइए, पहले कनेक्ट करवाइए राजकुमार भाटी को, उसके बाद मैं आ रही हूँ राजकुमार भाटी जी के पास। हंसी मिल रही है। राजकुमार भाटी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये सरदार पटेल करके। राजकुमार भाटी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे बोलने तो दीजिए। राजकुमार भाटी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजकुमार भाटी जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर, आइए राजकुमार भाटी जी। मुझे तो मिल रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? देखिए, जो मैं बोल रहा था, ये जो 3 बिंदु उठाए योगी जी ने, कि एक तो मोदी जी प्रधान उस समय होते जब देश आज़ाद हुआ था तो और जल्दी हो जाता, देश आज़ाद ही नहीं होता। ये लोग किन्हीं उद्योगपतियों की चमचागिरी के लिए अंग्रेजों से दलाली करते, अंग्रेजों से कमीशनखोरी करते, और करी इनके पूर्वजों ने। दूसरे, उन्होंने योगी जी ने एक बड़ी हास्यास्पद बात कही है, क्योंकि उन्हें इतिहास का ज्ञान तो है नहीं, पढ़ते लिखते तो है नहीं, कि नेहरू और गांधी ने शासन करने के लिए कांग्रेस बनाई।
नेहरू और गांधी ने कांग्रेस नहीं बनाई, थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। नेहरू और गांधी बहुत बाद में आए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस एक स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन बन चुका था तब तक। देश की तमाम जो आजादी पसंद आवाम थी, जो आजादी चाहती थी, वो सब कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। और इन्होंने कहा कि उन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठी करी। अरे कांग्रेस ने तो 60 साल का राज किया इस देश पे, अब तक उनका दफ्तर किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। आपने तो 10 साल के अंदर पूरे देश में 5 स्टार दफ्तर खड़े कर दिए। आपने हर स्टेट में, हर जिले में और दिल्ली में जितना शानदार आपका दफ्तर है, इतना कभी अंग्रेजों का भी नहीं रहा होगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो किस मुंह से आप कहते हो? अब मैं उस सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से उठाया जा रहा है। क्या इतनी हैसियत नहीं थी? इनकी हैसियत जनता में तो नहीं थी, लेकिन जहर तो बो रहे थे, विचारधारा का जहर तो बो रहे थे। अंग्रेज इन दोनों का दुरुपयोग कर रहे थे। मुस्लिम लीग भी अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई थी, उसे फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा आरएसएस भी अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अंग्रेज इन्हें फाइनेंस करते थे। 60 रुपए महीना काहे का लेते थे सावरकर अंग्रेजों से? उस समय जिस समय प्राइमरी टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी, 4 प्राइमरी टीचर के सैलरी के बराबर हर महीने अंग्रेज क्यों देते थे उन्हें? इसलिए देते थे कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करो। विभाजन पहले मनों में होता है, दिलों में होता है, तब नक्शे पे होता है। इन्होंने लोगों के दिलों में विभाजन पैदा करने का षड्यंत्र किया और उसमें ये काफी हद तक कामयाब रहे, और आज भी ये दोबारा देश को दूसरे विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। आज फिर ये हिंदू मुसलमान को ऐसे ही बांटते हैं। जहां से कावड़िया निकलेंगे वहां मुसलमानों की दुकान नहीं होंगी, और मुसलमान मीट की दुकान नहीं खोलेगा, अंडे की दुकान नहीं खोलेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। जिनका ये एक बार भी करके कमेंट ये नहीं हुआ है देश को शो फिर में। विभाजन की ओर ले जा रहे प्रोफेसर विशाल मिश्रा का रुख कर रही हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है प्रोफेसर विशाल मिश्रा, और जरा प्रोफेसर विशाल मिश्रा से बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।